हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके लास्ट लेक्चर में हम ओपन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना सिखाए थे। आज उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे और साथ साथ 3D क्लोज सरफेस के थ्रू बनने वाले फ्लक्स को भी फाइंड करने के लिए हम सिखाएंगे। तो फिर से आज हेडिंग लगा लेना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या हेडिंग लगाना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि फ्लक्स इज इक्वल टू होता है ई डॉट ए। फाइव फ्लक्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल यूज करते हैं। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और ए क्या है? एरिया वेक्टर। ठीक है, ई डॉट ए, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं ई ए कॉस थीटा, जहाँ ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ए क्या है? एरिया का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है? तो एंगल बिटवीन, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। देखिए, यहाँ पे एक ओपन सरफेस है। क्या है ये? ओपन सरफेस है। इस ओपन सरफेस में हम एरिया, आपको सिखाए थे कि एरिया कैसे लेते हैं। तो ये सरफेस के नॉर्मली लेते हैं, और मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, और ये जो है एरिया वेक्टर ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है नॉर्मली। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ये है आपका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं? तो जो सरफेस गिवन होता है उसके परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो ये फॉर्मूला को यूज करके हम फ्लक्स फाइंड करेंगे, किसी एरिया से पास करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि एक एरिया है, ओपन सरफेस एरिया है ये, जिसका रेडियस गिवन है कैपिटल आर। क्या गिवन है? कैपिटल आर। और बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं ऐसे, ये जो ऐसे दिख रहा है ना प्लेन में, ये प्लेन में नहीं है, बोर्ड के ये प्लेन में नहीं है, ऐसे है। समझ गए? और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, सरफेस ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, ऐसे। और यहाँ पे जब हम एरिया वेक्टर बनाएंगे तो वो ऐसे बनेगा, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है, यहाँ पे आप अगर एरिया वेक्टर बनाना चाहेंगे तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा। ये जो एरिया गिवन है वो ऐसे है, सर्कल है जिसका रेडियस आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, ये यूनिट है। तो बोल रहा है कि इसके थ्रू फ्लक्स कितना बनेगा, कितना फ्लक्स होगा। तो जो एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा, वो गिवन है 60 डिग्री। कितना गिवन है? 60 डिग्री गिवन है। तो बोल रहा है कि फ्लक्स कितना फॉर्म करेगा इस एरिया से। तो फ्लक्स का अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है गिवन? ई नोट। और इसका एरिया, तो ये सर्कल है, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। एरिया का मैग्नीट्यूड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा ई नोट इंटू पाई आर स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 होता है, तो हो जाएगा ई नोट पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो इतना फ्लक्स का वैल्यू हुआ, इतना फ्लक्स इस आर रेडियस वाले सर्कल से पास करेगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना था? 60 डिग्री था। समझ गए? आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। इसको मिटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा।
इस बार जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक स्क्वायर है जिसका साइड ए नोट है, क्या है, ए नोट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बोर्ड के प्लेन में है। ये किधर है? इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, ई नोट, ये भी है बोर्ड के प्लेन में ही। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी किधर है? बोर्ड के प्लेन में ही है, ऐसे, ई नोट, ठीक है। तो बोल रहा है कि इससे फ्लक्स कितना होगा, कितना फ्लक्स बनेगा इस फील्ड के कारण। तो आपको बताए थे कि पहले एरिया वेक्टर बना लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो गिवन है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और बोर्ड के प्लेन में है। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर आप बनाएंगे वो किधर होगा? बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो जब फ्लक्स फाइंड करिएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पुट करिए, ई नोट है, एरिया स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया, साइड का स्क्वायर, इनटू कॉस कितना? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा ई नोट इंटू ए स्क्वायर कॉस 90 जीरो। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि जो भी फील्ड लाइंस है उसको पास नहीं कर रहा है, उसके सरफेस एरिया के पैरेलली टच करके निकल जा रहा है। फ्लक्स का मतलब होता है कि उसको पेंट्रेट करते हुए कितना फील्ड लाइंस पास करना चाहिए, कर रहा है, ठीक है। वो वैल्यू क्या बतलाता है? फ्लक्स बतलाता है। जहाँ कोई भी फील्ड लाइंस इसके एरिया से पास नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, उसको टच करके बस निकल जा रहा है आगे, इसीलिए यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं होगा। वैल्यू कितना आएगा? जीरो। अब हेडिंग लगाएंगे कि ये तो ओपन सरफेस के लिए हमने सीखा कि फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे। जब 3D क्लोज सरफेस गिवन होगा तो कैसे फ्लक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और हेडिंग लगाइए 3D क्लोज सरफेस। अब हम सीखेंगे 3D या क्लोज सरफेस के कारण फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। तो हमारे पास क्या है? एक सिलेंडर गिवन है, हमारे पास क्या है? एक सिलेंडर गिवन है, ठीक है। और चलिए पहले इसी से सीखेंगे। यहाँ पे सिलेंडर गिवन है, तो फ्लक्स के लिए हमें ज़रूरी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होना और एरिया वेक्टर के बारे में हमें पता होना चाहिए। एरिया वेक्टर ओपन सरफेस के लिए, ओपन के लिए जो एरिया वेक्टर है वो हम कैसे लेते हैं? आउट ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन या परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखिए जब क्लोज होगा, जब सरफेस क्लोज हो तो भी एरिया वेक्टर को हम लोग कैसे लेंगे? परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेंगे, बट आउटवर्ड लेंगे, बाहर की तरफ। देखिए यहाँ ये सिलेंडर है, एक फ्लैट सरफेस ये है, एक फ्लैट सरफेस ये है, और एक कर्व सरफेस है। तो जहाँ पे फ्लैट सरफेस है वहाँ तो आसान है, इस सबके लिए एरिया वेक्टर एक होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, और इधर होगा ऐसे परपेंडिकुलर बनाएगा इस पे। जैसे ये वाला फेस ऐसे है तो इस पे परपेंडिकुलर इधर बनाएगा और एक परपेंडिकुलर इधर बनेगा, ये एरिया वेक्टर। लेकिन कहता है कि क्लोज सरफेस में हमें किधर लेना पड़ेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेंगे बट आउटवर्ड लेना होगा। ये वाला नहीं लेना है, अंदर की तरफ नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेना है? इसके सरफेस के आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा,
सरफेस के 90 डिग्री। 90 डिग्री इधर भी होगा, इधर होगा, इधर वाला जो 90 डिग्री पे डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा, इसीलिए अंदर वाला नहीं लेना है, बाहर की तरफ लेना है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। अब बाकी कर्व सरफेस के लिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो कर्व सरफेस में हम छोटा छोटा फ्लैट सरफेस तो बना सकते हैं ऐसे। अब जब ये फ्लैट हो गया तो इस पर तो 90 डिग्री ड्रॉ हो सकता है, तो 90 डिग्री यहाँ भी, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ होगा, तो ये वाला नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेना है, बाहर की तरफ। मान लीजिए इसका एरिया A1 है तो बाहर की तरफ, ठीक है। ये एक छोटा सा फ्लैट सरफेस बना लिए कर्व सरफेस पे, इसका एरिया, छोटा एरिया कंसिडर किए तो DA2, ये हो जाएगा DA1, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन बाहर की तरफ सरफेस के 90 डिग्री पे। यहाँ भी वैसे ही बना लीजिए, ये छोटा सा हम सरफेस अज्यूम कर लिए इसके कर्व सरफेस पे, जिसका मैग्नीट्यूड DA3 अज्यूम कर लिए, और डायरेक्शन किधर होगा, इस फ्लैट सरफेस जो छोटा सा माने हैं उसके 90 डिग्री, और उस पर 90 डिग्री और बाहर की तरफ। अंदर भी हो सकता था लेकिन अंदर नहीं लेना है। क्लोज सरफेस में जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ लेना है, और ये तो पहले से जानते हैं कि डायरेक्शन जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल यहाँ भी लेंगे बट बाहर की तरफ लेंगे। आइए, अगर हमें क्यूब गिवन हो तो क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना फेस बनेगा, 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। एक ये और एक इसके पीछे, तो यहाँ पे देखिए 6 फ्लैट सरफेस बन रहा है, तो प्रत्येक फ्लैट सरफेस के लिए तो सर डायरेक्शन एक ही होगा, ये पूरे के लिए डायरेक्शन एक होगा, और इस सरफेस के किधर होगा, नॉर्मल होगा और बाहर की तरफ होगा, क्योंकि ये बंद सरफेस है ना, क्यूब है। ये नीचे वाले पे किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, ये नीचे वाला सरफेस के परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पे। ये वाला सरफेस, ये वाला जो सरफेस है, तो ये वाला सरफेस ये है, इसके परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड होगा बाहर की तरफ, ठीक है। ये वाला फेस के, तो ये वाला फेस के इधर होगा, ऐसे है ये वाला फेस, ये वाला ऐसे है, तो इस पे 90 डिग्री मतलब मेरे तरफ होगा इसका डायरेक्शन, समझ गए। और एक है ये सामने आप लोग की तरफ होगा, होगा ना, इसके लिए किधर लेना है, इसके लिए बाहर लेना है, इधर। तो इस तरीके से अगर फ्लैट होगा तो वो फ्लैट सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पे क्या होगा, एक ही डायरेक्शन होगा, और अगर कर्व है तो आपको छोटा छोटा एरिया का एलिमेंट बना लेना है, और उस पर आप 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन दो 90 डिग्री होगा, एक बाहर की तरफ अंदर की तरफ, तो अंदर वाला नहीं लेना है, क्लोज में बाहर की तरफ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे एरिया का डायरेक्शन हमें अज्यूम करना है और फ्लक्स फाइंड करना है, बाकी कुछ नहीं बचा। देख लेंगे दोनों के बीच का एंगल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, वो पुट कर देंगे और फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। आइए एक दो क्वेश्चन इस पे भी करते हैं तो क्लियरिटी और आ जाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। यहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ है, ऐसे क्या है, एक सिलेंडर रखा हुआ है, ये वाला फेस जो है ना ऑरिजिन पे है, इसका लेंथ L है और इसका रेडियस A है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, और वो इस डायरेक्शन में है, ई नोट, ये है ई नोट इंटू आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गिवन है, ई नोट इंटू आई कैप। तो बोल रहा है कि सिलेंडर से फॉर्म करने वाला फ्लक्स का वैल्यू बतलाइए, ठीक है। क्या बतलाना है, फ्लक्स का वैल्यू। रेडियस दे रखा है, कितना है, A है, इसका लेंथ कितना है, L है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 3 सरफेस है सिलेंडर में, एक ये फ्लैट, एक ये वाला फ्लैट सरफेस और एक कर्व सरफेस।
तो बारी बारी से इसको हम सरफेस 1 बोल रहे हैं, ये वाला फ्लैट को सरफेस 2 बोल रहे हैं, और एक इसका कर्व सरफेस हुआ। तो फाई 1, फाई 2 और फाई 3 हम निकालेंगे और फिर टोटल अलजेब्रिक रूल से ऐड करेंगे। चूंकि स्केलर क्वांटिटी होता है, टोटल अगर फाइंड करना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब देखिए फाई 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, फिर एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल का कॉस। तो अगर इसको हम सरफेस 1 एज्यूम किए हैं तो इसका डायरेक्शन किधर होगा एरिया वेक्टर का, इधर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, एरिया वेक्टर भी उधर ही है। तो दोनों के बीच का यहाँ पे एंगल कितना हो गया, तो यहाँ पे एंगल हो गया 0 डिग्री। तो फाई 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ई नोट इंटू, ये वाला जो फेस है वो सर्कुलर है और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस यहाँ ए है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस 0 दैट इज ई नोट इंटू पाई ए स्क्वायर होगा। ये क्या निकला, फाई 1। वैसे ही फाई 2 निकालेंगे ये वाला फ्लैट सरफेस के लिए, तो ये पूरे फ्लैट सरफेस के लिए एक ही एरिया का डायरेक्शन होगा, ठीक है। और वो होगा इधर इस डायरेक्शन में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ई नोट इधर है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है ना, देखिए ना, ये किधर एक इधर। तो फाई 2 फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, ई नोट है ना, ई नोट एरिया। तो ये फ्लैट सरफेस सेकंड वाला, ये भी एक सर्कल है और इसका एरिया होता है पाई ए स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू है पुट कर दिया, कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा इस बार 180, तो ये हो जाएगा 180 का वैल्यू -1, तो यहाँ पे -1 से इंटू करेंगे तो माइनस ई नोट इंटू पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, होगा। अगर होगा तो अब क्या बचा, फाई 3 फाइंड करना। फाई 3 को भी ऐसे लिखेंगे, ई नोट या ई इंटू ए कॉस थीटा। फाई 3 मतलब कर्व सरफेस ये वाला, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इधर है और कर्व सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पे जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे देखिए फ्लैट सरफेस अज्यूम किया, तो फ्लैट सरफेस अज्यूम किया तो एरिया कैसे लेना है, एरिया का डायरेक्शन ये डी ए अगर हम अज्यूम कर रहे हैं, ये छोटा सा एरिया का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है ना, ई नोट आई। ये दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। कहीं भी छोटा सा एरिया वाला एलिमेंट बनाइए तो यहाँ डायरेक्शन एरिया का इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा ई इंटू डी ए, डी ए मतलब हम छोटा सा एलिमेंट ले लिए जो फ्लैट है, ठीक है, उसके लिए तो हम एरिया वेक्टर लिख सकते हैं। तो डी ए इंटू कॉस क्या लिखेंगे, 90 डिग्री, तो ये हो गया कितना, 0। ऐसे ऐसे छोटे सभी एलिमेंट के थ्रू जो फ्लक्स बनेगा वो 0 होगा, या इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, फाई 3 मिल जाएगा। तो फाई 3 यहाँ जो कर्व सरफेस है, फाई 3 क्या है, कर्व सरफेस है, उसके थ्रू बनने वाला फ्लक्स है, उसके थ्रू टोटल फ्लक्स क्या होगा, 0। तो हमें टोटल फ्लक्स निकालने के लिए फाई 1, फाई 2, फाई 3 को ऐड करना होगा और यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो फाई 1 इज इक्वल टू आया है ई नोट इंटू पाई ए स्क्वायर, फाई 2 इज इक्वल टू आया है माइनस ई नोट इंटू पाई ए स्क्वायर, और फाई 3 0 है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। क्या हो गया, कुल मिलाकर के नेट फ्लक्स का वैल्यू क्या आया, 0। तो अगर इससे आप एक चीज़ और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी यूनिफॉर्म फ्लक्स में अगर क्लोज सरफेस को रखते हैं, ठीक है, किसी यूनिफॉर्म फील्ड में अगर क्लोज बॉडी को ले जाते हैं तो उससे बनने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या हो, 0 होगा ऑलवेज। मतलब अगर ई क्या हो,
कांस्टेंट है और फ्लक्स हम फाइंड कर रहे हैं किसके थ्रू, क्लोज सरफेस के थ्रू, तो क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तब। उससे बनने वाला, उस बंद सरफेस से, 3D बंद सरफेस से बनने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये याद रखना है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, इसको और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए। इसको आप नोट करिए, हम मिटाएंगे। देखिए फिर से लगभग क्वेश्चन वही है, बट इस बार जो फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वेरिएबल है, ई नोट इंटू एक्स आई। ठीक है, क्या है, ई नोट इंटू एक्स आई है। तो ये यहाँ पे एक्स एक्सिस गिवन है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है, जेड एक्सिस है। इस पर जो सिलेंडर रखा हुआ है वो ऐसे रखा हुआ है। यहाँ भी जो रेडियस है फिर से ए गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है फिर से एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही। देख रहे हैं यहाँ पे ई नोट इंटू एक्स आई लिखा हुआ है। पर ये जो सरफेस है ना, ये स्टार्ट हो रहा है एक्स इज इक्वल टू ए से। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए से, और इसका लेंथ एल है, और क्या, रेडियस गिवन है और इसका लेंथ गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो बोल रहा है कि फ्लक्स बता दीजिए कि फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, इस सिलेंडर से फॉर्म करने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो फिर से हम एज्यूम करेंगे 3 सरफेस, एज्यूम नहीं करेंगे, 3 होगा ही। इसको हम सरफेस 1 बोल रहे हैं, इसको दूसरे ये फ्लैट सरफेस को सरफेस 2 बोल रहे हैं, और एक ये कर्व सरफेस हो गया, तो ये तीसरा सरफेस है। तो टोटल फ्लक्स वैसे ही निकालेंगे, सही फ्लक्स का सम हो जाएगा फाई 3। अब बारी बारी से फ्लक्स को हम लोग निकालेंगे। फाई 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे अगर ये एल अगर गिवन है, ये क्या गिवन है, एल अगर गिवन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स इज इक्वल टू 0 पे 0 होगा, एक्स इज इक्वल टू ए पे, यहाँ पे एक्स का वैल्यू ए पुट कर दीजिएगा, तो ये होगा एक्स इज इक्वल टू ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये कितना बन रहा है, एक्स का वैल्यू इसके लिए क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए, और एल और है ये, तो ये हो जाएगा एल प्लस ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 सरफेस 1 के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा ई नोट इंटू एक्स का वैल्यू पुट कर लीजिए एल प्लस ए। एक्स का वैल्यू क्या हो गया, ई नोट इंटू एल प्लस ए। तो यहाँ पे फ्लक्स थ्रू 1 हम निकालेंगे, तो यहाँ का फ्लक्स थ्रू 1 निकालेंगे, फर्स्ट सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो वो है कितना, ई नोट इंटू एल प्लस ए। ठीक, देन एरिया का मैग्नीट्यूड, तो ये सर्कल है, इसका एरिया हो जाएगा पाई इंटू ए स्क्वायर। सिलेंडर का रेडियस गिवन है ए है, तो इतना फ्लक्स बनेगा इस सरफेस से, सरफेस 1 से। क्यों, क्योंकि इसके बीच का जो एंगल है कॉस थीटा वो 0 डिग्री है। देखिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर ही बनेगा, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे फ्लक्स इतना ही बनेगा, ई नोट इंटू एल प्लस ए इंटू पाई ए स्क्वायर होगा। चलिए ठीक है, अब हम फ्लक्स थ्रू
सेकंड सरफेस निकालेंगे। तो यहाँ पे फ्लैट है, सारे पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा एरिया का वो एक होगा, और इसके नॉर्मल और आउटवर्ड लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर इधर, ये दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। तो फ्लक्स थ्रू 2 लिखेंगे ई ए कॉस थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 2 पे, यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, सेकंड सरफेस के पास, वो सेकंड सरफेस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो x इक्वल टू ए से स्टार्ट हो रहा है, तो x इक्वल टू ए इसमें पुट करिएगा तो ये हो जाएगा ई नोट ए आई। इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका मैग्नीट्यूड कहाँ कितना हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ई नोट ए, ठीक है। यहाँ का एरिया, तो सर्कल है, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर का वैल्यू ए ही है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। और एंगल हो जाएगा कॉस 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस ई नोट ए पाई ए स्क्वायर होगा। फ्लक्स थ्रू 3 निकालेंगे, तो फ्लक्स थ्रू 3 निकालने के लिए ये कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस पे हम क्या बोलते हैं कि अगर फ्लक्स निकालना है तो उस पर छोटे छोटे एरिया का एलिमेंट बना लेते हैं। तो एक छोटा सा एरिया का एलिमेंट बना लिया तो वो तो फ्लैट दिखेगा, उस पर आप 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं, तो लिख लीजिए 90 डिग्री ड्रॉ किया, और बाहर की तरफ लेना है तो ये डी ए छोटा सा एरिया लिया, इस पे 90 डिग्री ड्रॉ किया बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर है, ये दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। कहीं भी बनाइएगा तो एरिया वेक्टर इधर आएगा DA2, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ भी 90 डिग्री बना। मतलब ऑलवेज जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, यहाँ तो वेरिएबल होगा, बट एरिया भी हमें छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा फ्लैट बनाने के लिए। और क्या करेंगे, सभी छोटे छोटे एरिया से बनने वाला जो फ्लक्स है उसको ऐड करेंगे, और ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, और क्या करेंगे, दोनों के बीच का एंगल लेंगे कॉस थीटा, और थीटा कितना बन रहा है हर जगह 90 डिग्री बनेगा, तो ये मिल करके कितना बना देगा 0, कॉस 90 0। तो प्रत्येक जो टर्म होगा ना छोटे छोटे एलिमेंट के कारण जो फ्लक्स बनेगा वो सब 0 होगा, और सभी 0 का सम भी 0 होगा। तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस क्या आ गया 0। टोटल फ्लक्स यहाँ पे फाइंड करने के लिए हम सबको ऐड करेंगे, फाई टोटल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 क्या है, तो ये है ई नोट इंटू एल प्लस ए इंटू पाई ए स्क्वायर। φ2 क्या है, तो माइनस ई नोट इंटू ए इंटू पाई ए स्क्वायर, और E3 क्या है 0। ये कुल मिलाकर के 0 नहीं आएगा, इस बार 0 नहीं आएगा। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो देखिए ये वाला टर्म जो है ना कैंसिल हो जाएगा, ई नोट ए इंटू पाई ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा फाइनली ये बचेगा, यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं टोटल फ्लक्स है, ये टोटल फ्लक्स हो जाएगा ई नोट एल इंटू पाई ए स्क्वायर, क्या बना ई नोट एल इंटू पाई ए स्क्वायर। पिछले केस में आपने क्या देखा कि फ्लक्स जो है 0 आया था, लेकिन 0 आने का कंडीशन क्या था, वो कि पिछले मतलब क्वेश्चन बताने के बाद आपको बताए थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो किसी भी बंद ऑब्जेक्ट को, क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो उसके थ्रू जो फ्लक्स बनेगा वो 0 आएगा। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक्स के साथ वेरी कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे नॉन जीरो है। समझ गए, ई नोट इंटू एल इंटू पाई ए स्क्वायर आ गया, समझ गए। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल से पढ़ेंगे गॉस लॉ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।